मैं अनुज नरवाल और आज जो पॉडकास्ट है हम ऐसी शख्सियत के ऊपर करने जा रहे हैं जिनको सब अमूमन ताऊ के नाम से ही जानते हैं। अगर ताऊ का जिक्र होगा तो ताऊ देवीलाल उनके जहन में आ जाएंगे। तो ताऊ देवीलाल के बारे में सब जानते हैं कि देश के वो प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। तो उनकी एक लंबी यात्रा है और मैं बता दूं कि 25 सितंबर 1914 को उनका जन्म हुआ था। लेकिन उनकी जो अलग अलग पार्टीज़ में कांग्रेस से उनकी शुरुआत थी, फिर कांग्रेस से अलग हो गए, उन्होंने राजनीति की ताउम्र। सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। लेकिन आज हम उन किस्सों की बात करेंगे जो बिल्कुल कम लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। तो अनकहे किस्से हम उनको कह सकते हैं। इसलिए आज हमारे जो पॉडकास्ट में है बात करेंगे चौधरी देवीलाल मंच के फाउंडर रहे और अध्यक्ष भी रहे हैं प्रोफेसर राजेश पुनिया जी। स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप फाउंडर, तो पहले तो ये जो विचार मंच बनाया था तो आइडिया क्या था कि क्यों बनाया जाए ये सारी चीज़ें? देखिए, यदि आप भारत की राजनीति को देखोगे तो भारत की राजनीति में चौधरी देवीलाल एक रिवोल्यूशनरी आदमी रहे हैं और उनके जो आइडियाज़ थे वो उन आइडियाज़ ने पूरे समाज के अंदर काफ़ी परिवर्तन किया। तो उनको यदि मैं सिर्फ पॉलिटिशियन के नाते कोई भाषित करें वो ठीक नहीं रहेगा। वो एक समाज सुधारक भी थे, समाज को नई दिशा दी। तो मैं उनकी फिलोसफी से बड़ा प्रभावित हुआ। जब उनके बारे में पढ़ा, मेरे दादा से सुना शुरू में तो मैंने, अच्छा। फिर मेरे पिताजी से, फिर मेरे को डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी के साथ काम करने का मौका मिला। जब मैं टीचिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष होता था गुरु जमदेश्वर यूनिवर्सिटी में, तब उनसे मुलाकात हुई थी। इनेलो थी जब इनेलो थी 2006 की बात। अच्छा। तब मैं अध्यक्ष था। तब एक शादी में मुलाकात हुई थी। अच्छा। और फिर सिलसिला बढ़ा तो मुझे चौधरी देवीलाल से तुम कभी से प्रभावित था। तो फिर एक विचार आया कि उनकी बातें आम आदमी को बतानी चाहिए और यदि वो बातें हम समाज में बताएंगे तो उससे राजनीति करने की दशा और दिशा बदलेगी और लोगों के अंदर असल में समाज सेवा का जज्बा पैदा होगा। तो इस नाते हमने 2009 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी स्थापना की थी। अच्छा। चौधरी देवीलाल विचार मंच की। और लगभग 2019 तक मैं रहा। उसके बाद सत्ता में आए और फिर डॉक्टर जय सिंह चौटाला उसके बाद से इसको देख रहे हैं और मैं अब अपनी टीचिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो इस दौरान आपने बहुत सारे लोगों से भी बात की होगी जिन्होंने ताऊ देवीलाल के साथ काम किया है, तो अनुभव साझा किए होंगे, बहुत सारे किस्से हो सकते हैं। लेकिन आप भी जिस तरीके से बताया, हमने इंट्रो में भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें अब आम जनजीवन में जो लोग हैं वो जानते, जो राजनीति में थोड़ी सी दिलचस्पी रखते हैं ताऊ जी के बारे में। एक तो सवाल नई पीढ़ी के लिए है ये कि ताऊ क्यों कहते हैं उनको, ताऊ का ओहदा किस तरीके से मिला, क्या वैसे ही ताऊ बोलना शुरू कर दिया है, कोई उसके पीछे कहानी है कोई? अनुज जी, हमारे हरियाणा के समाज में यदि आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, मतलब हमारी पीढ़ी से पीछे मेरे पिताजी की पीढ़ी जो थी, उस टाइम भी हमारा क्या था कि घर में मान लो 4 भाई हैं और जो सबसे बड़ा भाई है, बाकी 3 भाइयों के बच्चे उस बड़े भाई को ही बाबू बोलते थे। मतलब हमारे शर्म आती थी छोटे भाइयों को अपने बड़े भाई के होते हुए अपने आप को पिता कहलवाना, जो कि बायोलॉजिकल पिता तो वो खुद होते थे, उसको मानते बड़े भाई को ही थे। तो जो बड़ा भाई वो ऐसे ताऊ है, तो कायदे से ताऊ जो है उस पूरे कुनबे का, पूरे परिवार का मुखिया वही है। तो ये एक भावुक रिश्ता है। तो उनका समाज के साथ एक भावुक रिश्ता जुड़ा हुआ था, इसलिए उनको ना ताऊ की उपाधि दी थी। ये हमारे बहुत लोगों ने मान लिया। हाँ, ये परसेप्शन हमारे सबसे बड़े यही है। तो ये तो रहा होगा जो मैंने पढ़ा है, सोचा है उसके हिसाब से। जी। तो कोई ऐसा किस्सा रहा कि जिससे आप भी प्रभावित रहे हो और कम लोग जानते होंगे, कुछ इस तरह की आई चीजें? मैं आपको 2-3 किस्से ही जैसे इस पे मैं बताना चाहूँगा जिससे उनकी पूरी फिलोसफी क्लियर हो जाएगी कि किस टाइप के मनुष्य थे। और क्योंकि मेरे को ये मौका मिला कि मैं हर साल ना एक प्रोग्राम करवाता था जिसमें मेरी ये रहती थी कि उसमें अध्यक्ष जो है वो उनके साथ काम किया हुआ आदमी होगा, बुजुर्ग।
और Okay. मैं उनसे सिर्फ यही पूछता था कि जी आप ये जो किताबों में लिख रखे हैं ना, ये किससे मत बताओ, आप मुझे कोई उनके साथ तो रहे हो ना, तब आपने जो रियल में देखा हो। जो उनका निजी अनुभव। हाँ, तो एक बड़ा चोरी देवीलाल ना, और राजनीति सिर्फ इसलिए नहीं करते थे कि मुझे जीतना है, ये वोट चाहिए, बस इसके ऐसे नहीं थे। अच्छा। एक बार काला अंडी में ना अकाल पड़ गया था उड़ीसा में। हाँ, उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो मुझे बताया कि 100-150 आदमी, वो मेरे कांग्रेस की सरकार थी उन दिनों, वो मिलने आए अपने उड़ीसा के किसी सांसद से कि भाई हमारा तो अब कुछ बच ही नहीं रहा और हमारे लिए कुछ पैकेज दो, कुछ हमारी मदद करो। तो वो आदमी चोरी देवलाल उस टाइम में सोलोदी रोड पे रहते थे, तो सुबह का समय था, ठंड सी थी, तो वो अपने बाहर बैठ के अपना अखबार पढ़ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे अर्धनग्न सी अवस्था में औरत और पुरुष जाने लग रहे हैं। तो वो देखने में भी अलग लगते हैं, उड़ीसा वाले, सांवले से रंग के। तो चोरी साहब ने जो उनके साथ पिए था उसको कहा कि भाई एक बार जा, ये क्या इतने लोग ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? तो उसने जाके पूछा, तो एक दुभाषिया था उनमें, तो कन्वर्ट कर लेता था हिंदी में। तो उसने बताया जी हम ऐसे ऐसे गए थे अपने सांसद से मिलने, पर सांसद जी मिले नहीं, और हम तो ट्रेन से आए थे, वापिस जाएंगे। उन्होंने कहा तो अपने एरिया में पहुंच गए, वापिस वहाँ है तो वहाँ ढूंढेंगे। तो उन्होंने कहा जी ऐसी ऐसी बात है। तो चोर साहब ने कहा सबको अंदर ले आओ भाई। तो वो अंदर बुलाए, तो दुभाषी के थ्रू पूछा कोई खाना खुना खाया है? वो बोले ना जी हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। तो चोरी साहब ने कहा कि भाई ऐसा करो, इन सब के भोजन की व्यवस्था करो, सबको नाश्ता कराओ। तो वो 150 आदमी को नाश्ता कराया। फिर चोरी साहब बोले उसमें से 3 औरतें ऐसी थी जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो कांप रहे थे। तो चोरी साहब ने कहा भाई वो जो अपने कंबल रखे हैं ना, वो कंबल इनको दे दो। तो जिन्होंने मेरे को जो बताई उनका पिए था, उन्होंने बोला कि जी मैंने कहा चोरी साहब ज्यादा है, रात ना पा के करेंगे, अपना क्या होगा? भाई आप और खरीद लाएंगे, अपनी क्यों चिंता कर रहे हैं, अपनी तो रात की बात है, तो सुबह की बात है, देखिए बच्चे पिटाई मर रहे। तो फिर बोले अच्छा जी, वो दे दिए। फिर बोले भाई एक काम कर, इन सब को ना 100 रुपए ला के दे दे, उनको ऐसे रखे अपने पास कुछ। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी वो पैसे तो बिजली का बिल भरना है, और वो ओम प्रकाश चौटाला जी निकलवा के रख गए थे कि आज बिल भरना है तो बिजली का मीटर कट जाएगा। चोरी साहब बोले हमारा मीटर कौन काटेगा? और भाई को काटेगा मैं फोन कर लूंगा, और ओम आवागा, ओम कांते ओम न कह देंगे और कटवा। ओम प्रकाश चौटाला जी को ओम बोलते थे। तो जी ऐसे करके सबको तो जी 100 रुपये दिए, सुबह उनको खिलाया। जो ठंड में ठिठुर रहे थे छोटे बच्चे के साथ, उनको अपने कंबल दे दिए। तो ये जो भाव है ना, ये भाव मेरे मन को छूता है कि आदमी के अंदर करुणा, एक नेता के अंदर ये बड़ा गुण होना चाहिए सबसे पहला, कि उसको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि इस यहाँ से मुझे वोट मिलेगी तभी मैं कुछ करूंगा, उसके अंदर करुणा का भाव होना चाहिए। और चोरी साहब ने इस बात को, आपने शायद पहली बार सुनी होगी। हाँ बिल्कुल सही। इस आप पत्रकार रहे, आपने सारा किया, उन्होंने कभी इस बात को प्रचारित करने की कोशिश नहीं करी। बल्कि आजकल तो किसी को एक कंबल भी देते हैं तो वहाँ पे फोटो और सेशन पूरा हो जाता है। हाँ, एक कंबल दे के उसके 1000 कंबल होगा, अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि एक नेता के लिए, और खास तौर पर उस स्टेट के जहाँ पे उनका शायद जाना भी मारा, हाँ, जो उनकी भाषा नहीं समझते थे, उनके लिए जीवन में दोबारा मिले नहीं उनसे। हाँ। लेकिन उनका भाव इतना था, करुणा इतनी थी। एक और बड़ा, मतलब बहुत साफ सुथरे आदमी थे। उनके 2 किस्से मैं आपको ये बताऊं, उनके बड़ी साफ गोई इसमें नजर आती है। एक और उन्होंने बताया जी चुनाव का समय चल रहा, तो चुनाव के समय में कोई उनको जैसे चंदा देने का, चोरी साहब ने ये नारा दिया था, एक वोट एक वोट। हाँ। कि भाई मेरे पास पैसा नहीं, जनता पैसा दे। तो कोई बड़ा सेठ उनको पैसे देगा, उस टाइम 100 रुपए की गड्डी होती थी, तो वो पेटी सी में देगा। तो उन्होंने कहा भाई अंदर रखे। तो फिर उन्होंने टिकट दी, जिनको टिकट दी, टिकट वो ढूंढवा के लाए, एक तो खेत में से पकड़ के। हाँ, ये भी रहा उनका कि ये नहीं था कि भाई ठीक है जी, किसी को भी पकड़ के। बिल्कुल गरीब आदमी को सिर्फ वो पॉलिटिकल एक्यूमन देखा। अगर देश में पॉलिटिकल एक्यूमन है, समाज के काम कर लेगा, नहीं कर, समाज को उन्होंने उठाने का बहुत काम किया। पहले उस टाइम के अंदर कांग्रेस गांव में जाती नहीं थी। इस देश के अंदर नेताओं को गांव में पब्लिक के बीच में भेजने वाला आदमी है, तो सबसे ज्यादा योगदान तो देवलाल
देवलाल का है। तो वो किसी गरीब को भी ले आते, चरवाहे को ले आते, तो ऐसे ही 2 आदमी आ गए तो उनका भाई तुम्हें टिकट दे रहे हैं। उस टाइम में टिकट लेने से लोग भागते थे। तो बोले चोरी साहब आपने दो तो ना को पैसा ना कुछ, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। चोरी साहब बोले चिंता मत कर, अभी एक शीट दे के गया है, तू अंदर जा और वो मेरे स्टोर में रख के गया है, तू उसमें से जितने पैसे में तू चुनाव लड़ सकता है उतने ले जा। चोरी साहब ने वो जो एक दे के गया था, वो पीए ने मेरे को बता, बोले जी मैं कह रहा कि चोरी साहब आपने तो फिर आ जाएंगे भाई, ये गरीब आदमी ना, उन्होंने देने का भाव अच्छा था, उन्होंने उस पैसे को हाथ से लगाया, सारा पैसा ऐसे ही बांट दिया। तो उनका आपको ध्यान हो कि एक बार नरसिम्हा राव जी के ऊपर भी आरोप लगाया था, वो एक कोई कांड हुआ था हर्षद मेहता, हाँ, पैसे का, हाँ भाई 1 करोड़ रुपए और ऐसे ऐसे होगा। तो चोरी देवलाल एकमात्र ऐसे आदमी थे विपक्ष में होते हुए, उन्होंने कहा भाई ये आरोप झूठा लगा रहा है। उनसे पूछा मीडिया ने जी क्यों झूठा लगा रहा है, उन्होंने कहा भाई 1 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री आवास में ले जाने के लिए सूटकेस इतना बड़ा होगा कि वो बगैर सिक्योरिटी की नजरों से बचे जा ही नहीं सकता। तो उनका जो भाव था ना, राजनीति में द्वेष का भाव नहीं था, उनका राजनीति में सेवा का भाव था। जिन्होंने पहला एग्जाम्पल हुआ करुणा का भाव था, उनका सेवा का भाव था कि मैं अच्छे आरोप किसी पर लगाऊंगा। तो ऐसे ऐसे ना मेरे सामने। अच्छा ये बताओ कि एक बार जैसे पेंशन का था तो कहीं तो उसका भी कहीं से आइडिया आया था, किसी ने बताया इस बारे में, या फिर ठीक है जी किसी ने पॉलिसी बताई और उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी बुढ़ापा पेंशन? बुढ़ापा क्योंकि उसका ना अब भी असर दिखते हैं, हम गाँव में जाते हैं ना रिपोर्टिंग के लिए, तो वो कहते हैं यार अब भी एक वीडियो वायरल हो गई थी कहीं पे, तो वो वही आज भी ये मानते हैं कि ताऊ देवलाल की वजह से ये पेंशन चीजें शुरू हुई हैं। सोल आइडिया, मैं इसको आज की टर्म में कहूँ पेटेंटेड आइडिया चोरी देवलाल का, पेटेंटेड। मैं फिजिक्स का हूँ तो मेरी टर्म में पेटेंटेड आइडिया है उनका। ये हुआ क्या कि चोरी साहब के जवानी के दोस्त थे, बड़े दबंग थे, तो उनके पास जब वो पहले जब जवानी के टाइम में जाते थे तो उसकी घर में पूरी चौधराहट थी। तो जैसे चोरी साहब भी जैसे थोड़े बुढ़ापे की तरफ बढ़े, बच्चे जब अपना कमाने करने लग गए तो एक बार उसके पास गए, पहले बैठते थे अलग, तो दहलीज अलग होती थी और घर अलग होते थे। तो वो चोरी साहब जब उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे तो चोरी साहब की आदत ये थी कि जब निकलते थे ना तो वो अपने पुराने दोस्तों को भूला नहीं करते, तो उनसे होते हुए गुजरा करते। तो उन्होंने कहा चलो उसके घर चल पड़ते आज। तो वहाँ गए, उसका खूब बहस बन रही सारा काम। तो उसने कहा भाई घर मैसेज भिजवाया कि बजाओ एक बताओ चोरी देवलाल आए हैं और दूध बेच दे। तो जी वो आधा पौना घंटा बैठे रहे, दूध दाद कुछ नहीं आया, गांव से कोई नहीं आया। चोरी साहब ने देखा जब पहले जब इसके पास आता था, जब यो कमाता था तब तो सिस्टम कति दूसरा था, आज तो सिस्टम ऐसा होगा वो समझ गए। तो उन्होंने उसको तो बहाना लगाया कि भाई कोई बात नहीं, मैं जल्दी में हूँ और फिर कर लेंगे। तो निकल गए। तो उनके मन में ये घूम रहा था भाव कि ये कैसे। तो उन्होंने तब फिर एक बार यूरोप का ट्रिप किया था। अच्छा। तो यूरोप के ट्रिप में वहां उन्होंने सोशल सिक्योरिटी जो था वो शब्द उनको सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, उन्होंने कहा भाई समाज में जो आदमी कमाता है उसके बाद में फिर पेंशन का वो आइडिया, उनको आइडिया करें कि यार ये तो हमारा भी होना चाहिए क्योंकि जनता से टैक्स लेते हैं। अब एक आदमी ने जब जीवन भर कमाया है, कमाई का टैक्स दिया है, तो ये उस देश का भी तो फर्ज बनता होगा कि बुढ़ापे में उसकी कुछ सेवा हो जाए। तो इसलिए उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री बने उसने कहा जैसे मेरे दोस्त की कदर मैं कैसे करा सकता हूँ, उसकी कदर जब होगी जब वो आज भी कुछ कमाऊ पूत लगे। अपने कहते हैं ना कि भाई दूध आड़ी तो गां है उसकी तो बात नहीं उठेगी, मुंह ताड़ी की तो ना उठे। तो इस भाव को उन्होंने लिया और 100 रुपए उस जमाने में 100 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता था, ताकि बूढ़े के पास जाएंगे तो उस लालच में उसकी सेवा होती रही। तो ये भाव भी समाज में सुधार का था कि आप अपने माता पिता को भूलो मत, जो वो कमाने लायक ना रहे और धरोहर के तौर पे माना जाए उसको। ये उनका इसी भाव का। अच्छा, एक देवीलाल फैमिली की एक आदत ये भी अच्छी लगी कि वो चुनाव हार जीत का ज़्यादा मानते नहीं, वो चुनाव लड़ते हैं, हारे जीते वो अलग बात है। कोई इस तरीके का किस्सा है क्या वहाँ? इस तरीके के ना 2 किस्से हैं देवीलाल जी के। हाँ, देवीलाल जी के और बड़े वो ये मेरे को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बताए थे। तो उन्होंने पहला तो बताया, बोले यार सोनीपत का चुनाव लड़ रहे थे
और बोले भाई सोनीपत का चुनाव लड़े तो सारा ये हो रहा था कि हम जीत रहे हैं, बढ़िया माहौल था, बहुत ही बढ़िया माहौल था। तो लड्डू वड्डू बनवा लिए, क्योंकि लड्डू उस जमाने में इतना तो होता नहीं था कि भाई फास्ट सर्विस कोई होती हो, तो गिने चुने हलवाई होते थे, तो बनवा लिए लड्डू, आ गए टोकरों में लड्डू होते थे उस जमाने में। तो हम चुनाव हार गए, तो मैं तो खूब मायूस, सोनीपत से लड़ रहे थे। सोनीपत से मैं खूब मायूस। हम बैठे और खचाखच भरा था पूरा जो ऑफिस था। तो चोरी साहब अंदर से निकले और लड्डू का टोकरा उठा रहे। अच्छा, बोले भाई आ जाओ लड्डू खाओ सारे। वो टेंशन में आ गए, उन्होंने ये दादी में हार रहा है, उन्होंने क्या हुआ भाई? बोले यार मेरे तो ये हो गया कि अरे यार मैं ये दादाजी को कभी भ्रम हो गया, वो बूढ़े हो रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं, कभी इनको लग रहा है मैं जीत गया, मेरे तो जगह सही हो जाएगी। तो बोला मैं चुपके से भागा गया, मैंने कहा दादाजी आप चुनाव हार गए। बोला मुझे पता है हार गए। दादाजी फिर ये लड्डू, बोला अच्छा इन्हें चढ़ाऊंगा, मैंने बनवा लिए, ये सारे लोगों ने तो वोट दिए है बेटा, ये देखो कितने उन्होंने अपने को वोट दिए है, ये मत देखो कि कितनों ने नहीं दिए, इनका तो शुक्रिया अदा कर दे, इन तो बेचारे भूखे बैठे सारे, इनको तो खिला दे। तो उनका बड़ा बड़ा भाव था। अच्छा फिर वो अजय सिंह कहने लगे, बोले तो उसके बाद मंथन हुआ बैठ के कि भाई क्यों आ रहे, सब कोई कह रहा कुछ, किसी ने कुछ, तो चोरी साहब बोले बड़ी बढ़िया बात कही ये बात। तो बोले कि भाई हम चुनाव इसलिए हारते हैं कि हमारा वर्कर जब बाहर घूमता है वहां तो खूब देखता है कि वह बढ़िया माहौल बन रहा है, और जब वो आज शाम ने जाकर अपने गांव में के वो बैठे है, उड़ा है कि भाई देख लोग तो खूब मारी गए लांड रहे हैं, पर मुझे लगता है हम चुनाव हारेंगे। अच्छा, बोला चुनाव मनोबल के कारण हारा जाता है। तो ये एक राजनीति में ये एक चीज बड़ी विशेष है कि यदि आप पहले ये सोच लो कि आप हारोगे तो आप जीत ही नहीं सकते, ये तो जीवन में भी नहीं जीत सकते। इसके अलावा बोले कि जब जब सरकार थी तो मैंने कहा भाई मेरे को चुनाव लड़ना है लोकसभा का, तो मैंने कहा कि दादाजी मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा दूं। बोले भाई ये बता तू एमपी बनना चाहता है या नेता बनना चाहता है? अच्छा, बोले जी ऑब्वियसली नेता बनना चाहता हूँ। बोला नेता कभी चुनाव जीत के नहीं बनाया करता। बोला मैं देख वहां छोड़ के और मैं चुनाव आगे कहाँ लड़ता हूँ जहाँ मेरा। हाँ ये भी मतलब एक गढ़ होता है ना राजनीति में, ज्यादातर गढ़ में ही अपने चुनाव लड़ते हैं, तो वो गढ़ छोड़ के भी बहुत सारी, हाँ रोहतक से भी जीते, राजस्थान से बहुत सारे। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि बेटे चुनाव तो एमपी क्लियर कट जीत रहा है हिसार से, हिसार से लड़ ले, बरवाड़ा तो जीत जाएगा, एमपी बन जाएगा, पर तेरे को नेता बनना तो बहनी से लड़े, क्योंकि बहनी से एक भजनलाल जी के परिवार से है, बंसीलाल जी के परिवार से है, तीनों लालों के परिवार से थे, वहां से तू लड़े, वहां चाहे तू हार या जीत तू नेता बन जाएगा। बोला जी मैंने भी कहा कि मैं तो जी वहीं से लड़ूंगा। वो चुनाव जीत गए, चुनाव जीत के नेता ही बन गए, एस्टेब्लिश भी हो गए, सांसद भी बन गए। तो उनका जो भाव था ना वो राजनीति में हार जीत से ऊपर था, उससे कोई मतलब नहीं था। तो कुल मिला के आपने इतना सारी चीज़ें बताई, ऐसे किस्से बताए शायद पब्लिक डोमेन में ना हुई ये सारी चीज़ें, लेकिन उनको पूरी तरीके से वो जो उनका व्यक्तित्व था तो किस तरीके से आंकते हैं आप, अपने शब्दों में आप कहें तो उसको? देखो उनके व्यक्तित्व की और उनकी रेलिवेंस आज भारत की नहीं पूरे विश्व की पॉलिटिक्स में है। हालांकि कुछ देशों में वो चीज़ बची हुई है, लेकिन काफ़ी जगह से वो खत्म होने लगी है। उनका एक जो वाक्य था वो मुझे कोई भी आदमी राजनीति में आना चाहता है तो मैं न्यू कमर से भी जो हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि उस वाक्य को सबको मानना चाहिए। वो था कि जो लोकराज है ना वो लोक लाज से चलता है कि आप जब पब्लिक सार्वजनिक जीवन में आ जाते हो तो आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो उस देश या उस परिवेश के हिसाब से कानूनी तौर पर ठीक ना हो। अब कई बार बात करते हैं कि भाई आप सामाजिक जो नियम है कि भाई झूठ मत बोलो। यदि एक नेता झूठ बोलने लग जाएगा तो उसको जो फॉलो करते हैं नीचे वाले जो लोग हैं
उनको तो एक तरीके से लाइसेंस मिल जाएगा। वो कहते हैं कोई नहीं, हमारा नेता भी तो झूठ बोल रहा है, मैं बोल दिया तो क्या हो गया। तो ऐसे ही उनको अपने सार्वजनिक जीवन में बड़े उच्च मानदंड, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो लोक राज है, कि लोगों का राज है, जो डेमोक्रेसी है वो लोक लाज से चलती है, कि वो आपको ये ध्यान रख के करना चाहिए कि आपके ऊपर बहुत सारी निगाहें हैं। यदि आपने एक भी गलत काम कर दिया तो उस गलत काम को समाज में एक उदाहरण के तौर पे देखा जाएगा। तो यही था, उन्होंने अपना जीवन पूरा ऐसा जिया। और आज की डेमोक्रेसी की यदि मूल भावना की बात करें, यही एक ब्रह्म वाक्य है जिसके कारण डेमोक्रेसी जिंदा रह सकती है। तो ये पूरे विश्व में इसकी रेलिवेंस है। तो नेता क्या है, मतलब किस हिसाब से कि चुनाव जीत के वो नेता है, फिर नेता के बीच में भी बात आई तो? हाँ, नेता के बीच में बात आई। देखो, मेरा मानना ये है कि सही नेता वो है जो नेता पैदा करे, फॉलोअर पैदा ना करे। चोरी देवलाल का आप उठा के देख लो, नर्सरी बोलते हैं उनको। हाँ, चोरी देवलाल कहते हैं कि फला ये नर्सरी बोलते हैं। मतलब ये यूपी के फला नेता हैं, देवलाल नर्सरी के हैं, ये हरियाणा के हैं, ये राजस्थान के हैं, कांग्रेस में, बीजेपी में, सारे। अच्छा, एक और बात है, आप किसी भी पार्टी में चले जाओ, जो उनके साथ रहा है वो ये कहने में कति गुरेज नहीं करता कि मैं चोरी देवलाल की विचारधारा का आदमी हूँ। मेरे से भी कोई पूछे, मैं कहीं हूँ, कहीं रहूं, कुछ भी रहूं, पर जीवन में, क्योंकि मैंने उनको जितने दिन पढ़ा, उनको जिया है, उनको देखने का तो एक बार मौका मिला है, पर मैंने इस मार्फत जब काम किया तो मुझे बार बार मौका मिला। तो मैं भी खुद पूरे जीवन इस बात पे रहूंगा कि मैं चोरी देवलाल के ही विचारधारा का फॉलोअर हूँ, कि वो कैसे समाज के अंदर परिवर्तन लाना चाहते थे। आप तो इतिहास के भी छात्र रहे हैं, आपने पढ़ा है, आप इतिहास उठा के देख लो, पूरे विश्व के अंदर जब भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नेता या राजा हुआ है और जिसने अपने बेटों को या अपने भाइयों को या अपने समकक्षों को राजनीतिक रूप से या किसी रूप से दमन करके वो ऊपर चढ़ा है और उसने बहुत मजबूत शासन किया, जैसे हमारे यहाँ औरंगजेब की बताते हैं, उसने इतने अपने दारा शिको अपने भाई को मारा, जो कि बहुत बढ़िया था यदि उसमें देखा जाए तो औरंगजेब ने भी बाद में क्या किया, उसके बाद पूरा मुगल सल्तनत ढहेगी, नाम लेवा नहीं होता, क्योंकि वो जो आदमी ऐसे दूसरों के साथ गलत काम करके आगे बढ़ता है उसके मन में एक भय पैदा रहता है कि तेरी कुर्सी कोई छीन लेगा। तो इसलिए वो सेकंड लाइन जो है नेता पैदा नहीं होने देता, वो फॉलोअर पैदा करता है। तो जो भी राजनीतिक दल फॉलोअर पैदा करने शुरू कर देगा और नेता पैदा करने बंद कर देगा किसी भी डर के कारण, आप ये मान के चलो जब तक वो ताकतवर नेता है तब तक तो वो चलेगा। जिस दिन उनका जीवन खत्म हुआ उसी दिन वो राजनीतिक पार्टी के अंदर बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाएगा। तो ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ध्यान देना चाहिए। लेकिन देवीलाल जी तो अपवाद थे ना इस मामले में, तो इसीलिए देवीलाल जी का आज भी मान सम्मान, चाहे उनकी पार्टी में कोई आदमी है या नहीं है, उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। हर एक आदमी उनका पूरा वही मान सम्मान करता है। लेकिन अब दो पार्टियां हो गई परिवार में भी, जेजेपी है, पोस्टर बॉय बने हुए आज भी चौथी पीढ़ी में भी देवीलाल। बिल्कुल, आप देख लो उनको हटा दे तो फिर काफी दिक्कत आ जाएंगी दोनों। अजय सिंह जी भी और अभय सिंह जी भी, दोनों आज भी जब भी लगाते हैं, देखो विचारधारा तो नहीं की है। और इस परिवार में कहीं ना कहीं उनके कुछ गुण हैं, कुछ चीजें क्या होती हैं, कुछ नई ऐड हो जाती हैं, कुछ डिलीट हो जाती है, वो एक अलग विषय है, वो विषय से हटके हो जाएगी बात। आज हम सिर्फ चोरी देवीलाल को ही तो ये तो कह ही सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनका 2 दिन बाद बिल्कुल उनका जन्मदिन है। तो पोस्टर बॉय तो हैं ही, राजनीति हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि उनके जिस तरीके की कार्यशैली रही है जीवन में, तो वो उतारने की भी हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि हम साथ साथ में कहीं भी काम कर रहे हो तो साथ साथ में हमें एक सेकंड लेयर तैयार करनी चाहिए, है ना। और बड़े चाहे उसे लाभ हो ना हो, और मदद का हाथ हमेशा रखना चाहिए कि जितनी भी हमसे बन पड़े तो उस सामने वाले की हम मदद करें। आपने इतने समय निकाला डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को भी ये पसंद आएगा कि जो और ताऊ के जो फॉलोअर्स हैं ना, उनको अच्छा लगेगा कि ये किस्से शायद उन्होंने नहीं सुने होंगे, और कोई किस्सा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसके ऊपर भी कभी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।